वुलन डू रुओ के चेहरे पर अरुचि से पूरी तरह से अनजान थी, क्योंकि वह जूपिंग को जू नेनियन की क्षमताओं के बारे में शिक्षित करना जारी रखती थी। आपिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहू सक्षम हो सकती है। मैंने उसे यह कहते सुना कि अब लियुएसू न केवल समुद्री बाजार की प्रमुख सड़कों पर बेची जा रही है, बल्कि कई बड़े शहरों ने भी इसे बेचना शुरू कर दिया है, और सभी अपना सामान मेरी बहू के घर से ही खरीदते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या वह अपना कारोबार समुद्री बाजार से राजधानी तक फैला रही हैं? यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण छोटा व्यापारी हासिल कर सके। जूपिंग वुलैन की अनदेखी बहू का अधिक सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सका। ये डू रुओ था जो अब शांत नहीं था। उसने वुलैन को बहुत आश्चर्य से देखा। आहलैन, तुम मजाक कर रही हो, है ना? ये सब आपकी बहू कैसे बना सकती है? डू रुओ को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। उसने हमेशा यह मान लिया था कि वुलैन की बहू केवल खाना पकाने में अच्छी है। ये सुनकर कि उसने एक दुकान खोली है, उसने सोचा कि यह कोई छोटी, महत्वहीन दुकान होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी दुकान होगी, और यहाँ तक कि इसका विस्तार समुद्री बाजार से राजधानी तक हो जाएगा। वुलैन ने जो बताया, उसके अनुसार सी मार्केट और राजधानी के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में भी फ्रेंचाइजी थीं। यदि ऐसा होता तो इससे कितना पैसा बनता? इसके बारे में सोचते ही डू रुओ का दिल अनायास ही कांप उठा। यद्यपि वह व्यापारियों को नीची दृष्टि से देखती थी, लेकिन यह तथ्य कि वे बहुत पैसा कमाते थे निर्विवाद था। क्या होगा यदि यह कोई बड़े पैमाने का व्यापारी हो? आज जब वह लियुएसू खरीदने गई तो उसे एहसास हुआ कि वे कितने महंगे थे। विक्रय मूल्य मांस के बराबर था। अगर यह सचमुच उसकी बहू की दुकान थी तो वह कितना कमा रही होगी? डू रुओ से इस तरह के संदेह सुनकर वुलान दुखी हुई। ये संभव क्यों नहीं हो सकता? मेरी बहू सक्षम है और वह सुंदर भी है। वैसे वह राजधानी में आ चुकी है और मैं उसे बाद में आप सभी से मिलवाने ले आऊंगा। इस बिंदु पर वुलैन को अचानक याद आया कि चूंकि डू रुओ ने लियुएसू को बेचने वाली यहाँ खुली एक नई दुकान का उल्लेख किया था, इसलिए उसकी बहू वहाँ होनी चाहिए। वुलैन तुरंत खुश हो गई और उसने सोचा कि अगर इतनी रात न हो गई होती तो वह तुरंत वहाँ पहुँच सकती। ये सुनकर कि वुलैन की बहू भी राजधानी में आई थी, डू रुओ अब अपनी मजबूर मुस्कान को बरकरार नहीं रख सकी। ऐसा लग रहा था कि दुकान वास्तव में उसकी बहू ने ही खोली थी। मूल रूप से वुलैन का मजाक उड़ाने के इरादे से डू रुओ ने अनजाने में उसकी प्रशंसा कर दी। एक क्षण के लिए डू रुओ को परेशानी महसूस हुई। यूफेफी के चेहरे की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। वह औरत भी आई थी। वुलैन ने आगे कहा, मेरा बेटा भी राजधानी में आ गया है और वह अब यहीं रहेगा। जिनयू भी यहाँ है। यूफेफी ने तुरंत प्रसन्नता से पूछा और वुलैन की आस्तीन खींचते हुए कहा, आंटी, क्या आप गंभीर हैं? जिनयू अब से कभी राजधानी नहीं छोड़ेगा। वुलैन यूफेफी के इरादों से वाकिफ थी, एक बुजुर्ग के रूप में बहुत कठोर बात नहीं कर सकी, बल्कि बस मुस्कुराए और कहा, हाँ, उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई है। हमारी न्यानियन यहाँ की जगह से अपरिचित है, इसलिए फेफी, तुम्हें मेरे लिए उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। ये सुनकर यूफेफी की खुशी कुछ कम हो गई। जरूर। क्या वह महिला भी राजधानी में स्थायी रूप से रहेगी? डू रुओ ने मूल रूप से इस अवसर का उपयोग वुलैन का उपहास करने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय वह उससे चिढ़ गया। इसका असर उसकी अपनी बेटी पर भी पड़ा। यूफेफी की तनावपूर्ण मुस्कान देखकर वुलैन की अपनी मुस्कान डगमगाई नहीं। बेशक उसके शब्दों का उद्देश्य यूफेफी को अपनी बहू की देखभाल करने के लिए प्रेरित करना नहीं था। ये केवल उसे यह बताने के लिए था कि जिनयू शादीशुदा है और उसकी पहले से ही एक पत्नी है। डू रुओ और यूफेफी के मूड ठीक न होने के कारण वुलैन को आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ और वह वहां से चली गई। वापस आते समय वुलैन और जूपिंग उसी रास्ते पर चल रहे थे। जूपिंग ने हंसते हुए कहा, आहलैन, मैं कहता हूं कि तुम खुद को रोकना नहीं जानती। क्या तुमने नहीं देखा कि डू रुओ कितनी भयानक लग रही थी? वुलैन को डू रुओ के इरादों का एहसास बाद में हुआ और वह हंसते हुए बोली, वह बस तुच्छ है, मुझे नहीं पता था कि वह अभी भी मेरे लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रही थी। जूपिंग ने असहाय महसूस करते हुए कहा, उसे शायद कभी उम्मीद नहीं थी कि जो वह दिखाने की योजना बना रही थी वह आपकी बहू द्वारा बनाया गया था, और अब वह काफ़ी परेशान होगी। वुलैन भी काफ़ी असहाय थी। इस बीच जिनयू पूरी रात आराम करने के बाद अगली सुबह जाग गया। 10 घंटे से अधिक सोने के बाद जब वह उठा तो उसे सिरदर्द हो रहा था, जो बहुत अधिक देर तक सोने का परिणाम था। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बिस्तर के किनारे को छुआ। कोई था जो नहीं। वह तुरंत उठ बैठा। उसकी पत्नी कहाँ थी? वह कहाँ चली गई थी? जू नेनियन बाहर से दलिया का बर्तन लेकर अंदर आया। ओह, तुम जाग रहे हो? जू नेनियन मुस्कुराया, मुझे लगा कि तुम थोड़ी देर और सोओगे। जिनयू इससे पहले कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोया था। आज सुबह जब वह उठी तो उसने कोई आवाज़ नहीं की थी। सामान्यतः उठने और कपड़े पहनने की बात तो दूर, हल्की सी आवाज़ करने से ही वह तुरंत जाग जाता था।
ये देखकर कि उसकी पत्नी भाग नहीं गई है, जिनयू बिस्तर पर वापस लेट गया और अपने माथे पर हाथ रख लिया। सिर दर्द। जिनयू को सचमुच सिर दर्द हो गया था। इतने लंबे समय तक बिना उचित आराम के रहने के बाद आयरन मैन भी इसे सहन नहीं कर सका, और वह आयरन मैन भी नहीं था। ये सुनकर जू नेनियन बर्तन को मेज पर ले आया और फिर उसके माथे को छूने के लिए आगे बढ़ा। क्या आपको बुखार है? उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, थोड़ा नर्म। उसकी चिंता भरी नज़र देखकर जिनयू का पूरा दिल पिघल गया। उसकी पत्नी उसकी देखभाल कर रही थी। उसने उसका नर्म हाथ पकड़ लिया और धीरे से हंसते हुए बोला, मुझे बुखार नहीं है, बस बहुत देर तक सोने से थोड़ी बेचैनी हो रही है। उसका माथा केवल गर्म था, गर्म नहीं, इसलिए जू नेनियन को अंततः आश्वस्त किया गया। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिनयू हंसा, तुम्हारा पति इतना कमज़ोर नहीं है। ये कहकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। इधर आओ, मेरी पत्नी। जिनयू ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी बाहें खोल दीं। आओ कहाँ? जू नेनियन ने उसका हाथ झटक दिया। तुमने कल रात खाना भी नहीं खाया था, है ना? पहले थोड़ा दलिया खा लो। तस्क। जिनयू ने अपने दांतों के चारों ओर अपनी जीभ चटकाए और उसकी गहरी आंखों में एक हंसी चमक उठी जब उसने अपनी नाजुक और कोमल छोटी पत्नी को ताना मारते हुए देखा तो गले मिलने की भी अनुमति नहीं है। वह हमेशा बहुत चंचल रहता था। जू नेनियन को कोई आपत्ति नहीं हुई। वह हंसते हुए उसे दलिया का कटोरा परोस रही थी। मुझे खाना खिलाओ। जिनयू बिस्तर पर लेट गया और आह कहते हुए अपना मुंह खोला। जू नेनियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें जिनयू एक बच्चे जैसा लगा। उसने मना नहीं किया और उसे चम्मच चम्मच दलिया खिला दिया। जिनयू ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को भींच लिया। उसकी गहरी आंखें बिना पलक झपकाए जू नेनियन पर टिकी थीं, मानो वह फूलों को अस्तित्व में देख सकता हो। उसकी पत्नी इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है? वह सोचता था कि वह एक छोटी सी मिर्च है। अब ठीक है, वह एक गुणी पत्नी और अच्छी माँ की प्रतिमूर्ति थी। दलिया खत्म करने के बाद जू नेनियन ने आखिरकार उससे पूछा, तुम जिंगडू क्यों आए हो? तुम क्या सोचती हो? जिनयू ने एक भान उठाई, जू नेनियन को अपनी बाहों में खींच लिया, उसके कान को चुटकी से दबाया। मैं घर आया और तुम जा चुकी थी। माँ ने कहा कि तुम जिंगडू गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तो ये था। जू नेनियन मुस्कुराए और उसके आलिंगन में झुक गई। जिन शियाओयू, क्या तुम सचमुच मुझे इतना याद करते हो? बेशक, जिनयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूँ, आपके पति आपको बहुत याद करते हैं। ये याद करते हुए कि उसे कुछ समय के लिए जिंगडू में रुकना होगा, जिनयू ने भौहें चढ़ाईं। पत्नी, मुझे अपने कार्यस्थल पर रिपोर्ट करना है। मैं आपके साथ नानचेंग वापस नहीं जा सकता। वे अभी अभी पुनः मिले थे और पुनः अलग होने वाले थे। जिनयू की भौहें सिकुड़ गईं। तुम वापस जाने के बजाय यहीं मेरे साथ क्यों नहीं रहते? जू नेनियन आश्चर्यचकित हुआ, उसकी ओर देखा और पूछा, इतनी जल्दी क्यों? क्या यह 1 महीने से अधिक समय बाद नहीं होना चाहिए था? इसे ऊपर ले जाया गया, जिनयू ने निराशा के साथ उत्तर दिया। जू नेनियन उसकी निराश अभिव्यक्ति से मंत्रमुग्ध हो गई। ठीक है, खुश हो जाओ। लेकिन मुझे पहले नानचेंग वापस जाना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ आऊँगा। ये सुनकर जिनयू मुस्कुराया। हालांकि वह 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं रहना चाहता था, फिर भी वह उसे रोक नहीं सका। हालांकि उसे नानचेंग वापस जाने देने से पहले जिनयू जानता था कि उसे जिन परिवार के घर ले जाना होगा। उनकी शादी जल्दबाजी में हुई थी और यह सोचकर कि शू नेनियन कोई समारोह नहीं चाहते थे, उन्होंने इस तरफ के रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं किया था। अब जब वह यहाँ थी तो वह उसे परिवार से मिलवाने के लिए ले जाने से खुद को नहीं रोक सकता था। चलो, मैं तुम्हें पुराने घर ले चलता हूँ। जिनयू हमेशा से ही क्रियाशील व्यक्ति थे। जब जाने का समय आया तो वह बिना देर किए चला गया। उसने जू नेनियन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। जू नेनियन जब उसे खींच रहा था तो वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। जिनयू ने जल्दी से उसे संभाला और महसूस किया कि वह बहुत जोर से बोल रहा था। उसने अपनी जीभ से टीएस कहा। अब किस पुराने घर में? जू नेनियन ने कुछ अनिश्चितता से पूछा। कितने पुराने घर हो सकते हैं? जिनयू ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलवाना चाहता हूँ। ओह, रिश्तेदारों से मिलना? ओह। जू नेनियन को घबराहट का एक दुर्लभ दौर महसूस हुआ। क्या मुझे कुछ तैयार करना चाहिए? सीधे साधे जिनयू ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालांकि जिनयू ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था, फिर भी जू नेनियन ने अंत में कुछ उपहार खरीदे। जहां तक जिनयू का सवाल है, उसने अपने परिवार को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया और बस उसके साथ आ गया। जू नेनियन जिनयू का पीछा करते हुए जिन परिवार के घर तक पहुंचे, जहां चमत्कारिक रूप से वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। सब लोग कहाँ चले गए? जिनयू ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने हाथों को कमर पर रखा। क्या वे बाहर गए होंगे? जू नेनियन ने पूछा। क्या यही बात नहीं है? घर पर कोई नहीं था।
उनके बारे में भूल जाओ। जिनयू ने अपना पैर उठाया और एक स्टूल पर लात मारी। चूंकि वे यहाँ नहीं हैं तो चलो अपने कमरे में वापस चलें और आराम करें। जब जिनयू ने कहा अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो तो उसकी निगाहें बदल गईं, उसकी काली पुतलियां स्याही जैसी और गहरी हो गईं। जू नैनियन ने उसे घूर कर देखा। ऐसे समय में वह केवल इन विकर्षणों के बारे में ही सोच सकता था। आखिरकार अभी तो दिन का उजाला है। इसके अलावा ये जू नैनियन का जिन परिवार के मुख्य निवास पर पहला दौरा था वह हिम्मत नहीं कर सकी। अगर लोगों को बाद में इसके बारे में पता चला तो शायद उसे चेहरे की परवाह नहीं होगी, लेकिन वह अभी भी परवाह करती थी। जिन शियाओयू, थोड़ा और गरिमापूर्ण व्यवहार करो, जू नैनियन ने डांटा। वह बहुत अच्छे मूड में नहीं था। जिनयू ने अपने हाथ फैलाए। मैं हमेशा से सम्माननीय रहा हूँ। मैं तो बस थोड़ा आराम करने की सोच रहा था। बीवी, तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? जिनयू जू नैनियन के पास गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी पतली उंगलियों से उसकी ठुड्डी को उठाया। उसकी निगाहें अर्थपूर्ण थीं। तस्क तस्क पत्नी, ऐसे विचारों पर मन नहीं लगाना चाहिए। उसकी बाहों में जकड़े हुए जू नैनियन ने उसे तिरछी नजरों से देखा। यह आदमी 3 सेकंड के लिए भी अपना धैर्य नहीं बनाए रख सका। जू नैनियन की हिरनी जैसी आंखें तेजी से घूम गईं, जिससे जिनयू का शरीर नरम पड़ गया। अपने आप पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे चूमना चाहा। तभी बाहर से एक खुशी भरी आवाज आई। जू कियांग, तुम बेशर्म हो, क्या तुम दूसरों से चीजें छीनना बंद नहीं कर सकते? ये जिन रुइबिंग की गुस्से भरी दहाड़ थी। जू कियांग की बेशर्म आवाज करीब आई। मैं इसे नहीं दूंगी। अगर तुम इतने सक्षम हो तो आओ और इसे वापस छीन लो। हो जिन रुइबिंग, तुम सच में कुछ खास हो, एक क्रश और सब कुछ। जू कियांग एक पत्र पकड़े हुए दौड़ा और हंसने लगा, जबकि जिन रुइबिंग उसके पीछे उग्रता से भाग रहा था। दोनों हंसते मजाक करते हुए अंदर घुस गए। जू नैनियन ने सहजता से जिन यू की ओर देखा, जिसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। जिस क्षण जिन रुइबिंग और जू कियांग दौड़कर अंदर आए, उन्होंने महसूस किया कि उन पर बर्फीली निगाहें पड़ रही हैं। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। जिन यू को लिविंग रूम में खड़ा देखकर जिन रुइबिंग और जू कियांग दोनों स्तब्ध रह गए। चचेरा भाई, बड़े चचेरे भाई, दोनों एक साथ चिल्लाए और जिनयू की आंखें ठंडी हो गईं। तुम लोग कितने बड़े हो, अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो, लड़ रहे हो और हंगामा कर रहे हो। ये कैसा व्यवहार है? जिनयू ने बोलते ही उन्हें डांटा। जू कियांग ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की। चचेरे भाई, ये जिन रुइबिंग था जिसने इसे शुरू किया था, मेरी गलती नहीं थी। जिन रुइबिंग जिनयू से काफी भयभीत थे। ये सुनते ही तुरंत सीधे खड़े हो गए। जवाब दिया, जू कियांग, तुम बेशर्म झूठे हो। तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, जबकि यह स्पष्ट रूप से तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरा पत्र छीना था। चचेरे भाई, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जिनयू की उपस्थिति जू कियांग और जिन रुइबिंग के सामने प्रभावशाली थी, और जब वे दोनों दौड़कर आए तो उन्होंने केवल जिनयू को देखा था और जू नैनियन को नहीं देखा था। मुख्य रूप से क्योंकि जिनयू के चारों ओर का आभामंडल बहुत तीव्र था और जिन रुइबिंग और जू कियांग दोनों विशेष रूप से जिनयू से डरते थे। इस प्रकार उन्होंने जू नैनियन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जू नैनियन का दोनों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण था। उसने शू कियांग को पहचान लिया। वह जिनयू की चचेरी बहन नानचेंग के पास गई थी, जिसका नाम उसके भाई के नाम से सिर्फ एक अक्षर अलग था। जहां तक उस लड़के का सवाल है जिसे जू कियांग ने जिन रुइबिंग कहा था, जू नैनियन ने उसे पहले भी देखा था। उसने सहज ही अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ये वही लड़का नहीं था जिससे उस दिन मॉल में उसकी मुलाकात हुई थी? जू सिसी को परेशान करने वालों में महिला बॉस के अलावा 2 अन्य लड़कियां भी थीं, और उसे याद आया कि जिन रुइबिंग ने जानबूझकर एक अन्य लड़की को बचाया था और दावा किया था कि वह उसकी बहन है। जू नैनियन की निगाहें बहुत स्पष्ट थीं, जिससे जिन रुइबिंग को यह एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अपना सिर घुमाकर उसने जू नैनियन से आंखें मिलाईं। आज बेज रंग की कैजुअल पैंट और कमल आस्तीन वाली शर्ट पहने जू नैनियन साधारण लेकिन फैशनेबल दिखीं। उसकी शर्ट की कसी हुई कमर की डिज़ाइन से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी कमर कितनी पतली थी। हालांकि जिन रुइबिंग का ध्यान उस पर नहीं था। उन्होंने सोचा कि जो भी उस चेहरे को देख लेगा, चाहे एक बार ही क्यों न, वह उसे कभी नहीं भूलेगा। आखिरकार ऐसी आकर्षक सुंदरता वाली महिला को देखना दुर्लभ था। क्या यह महिला वही नहीं थी जिसका उस दिन जिन जियाओनी के साथ झगड़ा हुआ था? हे भगवान, वह उसके चचेरे भाई के घर पर कैसे हो सकती है? और यह मुख्य बात भी नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसकी चचेरी बहन का हाथ अभी भी उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। ये सब क्या था? जिन रुइबिंग की निगाहें जिन यू और जू नैनियन के बीच आगे पीछे घूमती रहीं। उसके दिमाग में एक भयानक अनुमान कौंधा। जिन रुइबिंग का मुंह आश्चर्य से आकार में खुला रह गया, इतना हैरान कि जिन रुइबिंग अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत ही रोमांचक था। क्या ये वास्तव में वही था जो वह सोच रहा था? अगर यह वास्तव में ऐसा था तो जिन जियाओनी निश्चित रूप से समाप्त हो गया होगा।
जिनयू को पता नहीं था कि जिन रुइबिंग और जू नैनियन पहले भी मिल चुके थे, और उसे इतना अचंभित देखकर उसने इसे अपनी पत्नी के आकर्षण के कारण माना, ये सोचकर कि बच्चा उस पर मोहित हो गया था। वह नाराजगी के साथ जू नैनियन के सामने आया। टस्क, उसका स्वर गंभीर था। जिन रुइबिंग, आप क्या देख रहे हैं? क्या तुम अब भी अपनी आंखें चाहते हो? मैं करता हूँ, निश्चित रूप से मैं करता हूँ, जिन रुइबिंग ने वास्तविकता में वापस आते हुए कहा, और जल्दी से अपनी आंखें ढक ली, फिर भी जानबूझकर एक छेद खुला छोड़ दिया। जू कियांग ने किनारे से जिन रुइबिंग की प्रतिक्रिया देखी। जिनयू के विचारों के समान उनका भी मानना था कि जिन रुइबिंग जू नैनियन से प्रभावित थे क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, जिससे उन्हें मन ही मन गर्व महसूस होता था। जिन जियाओनी को रास्ते में जिन रुइबिंग द्वारा बेवजह वापस खींच लिया गया था। पूरे रास्ते वह जिन रुइबिंग से पूछती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बहुत गंभीर दिख रहा था। इससे जिन शियाओनी भी घबरा गए, उन्हें डर था कि कहीं कुछ बड़ा न हो गया हो। जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि वाकई कुछ बड़ी घटना घटी है। घर में प्रवेश किए बिना ही दरवाजे पर पहुंचते ही जिन शियाओनी ने अपने बड़े चचेरे भाई को लिविंग रूम के बीच में खड़े देखा, जो बहुत गंभीर दिख रहे थे। लंबा और टांगों वाला, कठोर चेहरे वाला, वह निश्चित रूप से उसका बड़ा चचेरा भाई था। इसके अलावा जिस तरह से उसने उसे देखा वह इतना ठंडा था कि जिन जियाओनी को लगा कि वह घुटने टेक दे और अपनी गलती स्वीकार कर ले, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। खैर, उसकी आंखों में वह भाव देखकर उसके घुटने कमजोर हो गए और वह घुटने टेकने को तैयार हो गई। यह एक सामान्य विपत्ति थी। परिवार के सभी युवा सदस्यों में से जिन रुयांग को छोड़कर, जो जिन यू से नहीं डरता था, बाकी सभी उसे देखकर डर जाते थे। इसमें कोई मदद नहीं थी, क्योंकि अनुशासित होने का इतिहास बहुत भयानक था। पूरे परिवार में ऐसा कहा जा सकता है कि जिन शियाओनी को सबसे अधिक डर जिस व्यक्ति से था, वह निश्चित रूप से उसके जैविक पिता नहीं, बल्कि जिन यू थे। जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक डरती थी, उसके द्वारा इतनी ठंडी निगाहों से घूरे जाने से जिन शियाओनी के सिर में सुन्नता छा गई। हे भगवान, उसे कौन बता सकता था कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसका चचेरा भाई इतना क्रोधित हो गया। यद्यपि उसका चचेरा भाई सामान्य दिनों में उनके साथ सख्त व्यवहार करता था, फिर भी वह कभी भी उनकी ओर इतनी ठंडी निगाह से नहीं देखता था। जब तक वह किसी पर ऐसी नज़र डालता था, उसे अच्छी तरह जानने वाले लोग समझ जाते थे कि कोई मुसीबत में है। और वह बदकिस्मत व्यक्ति संभवतः वही हो सकती है। जिन शियाओनी को मूर्खतापूर्वक प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर अंदर न आते हुए जिन यू ने भौहें चढ़ाईं। अंदर आएं। ठंडी आवाज, केवल एक शब्द से जिन शियाओनी के पैर कमजोर हो गए। उसका पूर्वाभास संभवतः गलत नहीं था। हो सकता है कि उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा गया है। जिन रुइबिंग ने निर्दयतापूर्वक उसे पीछे से धक्का दिया, जिससे जिन शियाओनी लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिर पड़ी। जिन यू मुड़ा और जू नैनियन के बगल में वापस बैठ गया। जब तक वह बैठा नहीं था, तब तक जिन शियाओनी ने यह नहीं देखा कि उसके पीछे कोई और था, और वह एक महिला थी। जू नैनियन ने शांति से जिन जियाओनी का सामना किया। जू नैनियन को पहचानते ही जिन शियाओनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सहज रूप से कई कदम पीछे हट गईं। कांपते हुए उसने उसकी ओर इशारा किया, तुम। यह आप है। जिन जियाओनी को आज भी उस दिन जू नैनियन से पड़ा थप्पड़ अच्छी तरह याद है। वह डरकर कि कहीं वह पास आकर फिर से थप्पड़ न खा ले, पीछे हट गई। उस दिन जू नैनियन द्वारा प्रदर्शित क्रूरता ने उसे डरा दिया था। जिन जियाओनी पीला पड़ गया। वह उसे कैसे ढूंढने में कामयाब रही, और वह ठीक उसी समय पहुंची जब उसका चचेरा भाई घर पर था। अचानक षड्यंत्रकारी जिन जियाओनी को डर लगा। उसने कहाँ से सीखा कि वह अपने ही चचेरे भाई से सबसे ज्यादा डरती थी? क्या उसने जानबूझकर अपने चचेरे भाई के वापस आने का इंतजार किया ताकि वह उसे मुसीबत में डाल सके? जिन जियाओनी डर के मारे कांपने लगी। जू नैनियन ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्या वह इतनी डरावनी थी? जू नैनियन को ये लड़की याद थी। उस दिन जिन 3 लोगों से उसका सामना हुआ, उनमें से वह अकेली थी जिसने शर्म के कुछ लक्षण दिखाए, ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि सब कुछ उचित था। जू नैनियन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। वह आज यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आई थी। यह विशाल दृश्य जू नैनियन के लिए काफी असहज था। हालांकि जिन शियाओनी को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस पैर फैलाकर बैठे रहे। उनके चारों ओर एक उदासीनता का भाव था, और उन्होंने आलस से पूछा, क्या मुझे आपको माफी मांगना सिखाने की जरूरत है? वह आवाज, वह लहजा, हालांकि यह बोलने का बिल्कुल सामान्य तरीका था, जिन जियाओनी को रोने का मन कर रहा था। चचेरी बहन, मैं गलत थी। उसने तुरंत उदास चेहरा बना लिया और उत्सुकता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस मामले में उसे अपनी गलती का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। जिन यू ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें मुझसे नहीं, बल्कि मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जिन जियाओनी ने तुरंत अपनी नज़रें जू नैनियन की ओर घुमाईं और तेजी से झुककर कहा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दें।
जू नैनियन ने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़की इतनी जल्दी माफ़ी मांग लेगी। उसने आश्चर्य से जिन यू की ओर देखा। वह देख सकती थी कि जिन शियाओनी जिन यू से बहुत डरती थी। जू नैनियन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह आदमी दूसरों के सामने कितना खूंखार होगा, जिसने अपने ही चचेरे भाई को उसे देखकर इतना भयभीत कर दिया। अपनी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से अपनी ओर निगाहें पाकर जिन यू तुरंत सीधा खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या उसके बैठने की मुद्रा में कोई कमी थी। जिन यू की बेवजह घबराहट भरी अभिव्यक्ति से जू नैनियन हंसी और आंसू के बीच फंस गया। बाकी सभी लोग उससे बहुत डरते थे और यहाँ वह उससे बहुत भयभीत दिख रहा था। क्या वह ये कह रहा था कि वह एक बाघिन थी? सौभाग्य से जू नैनियन ने अपना धैर्य बनाए रखा और मौके पर जोर से नहीं हंसी। उसने जिन शियाओनी से कहा, आपको जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं, मेरी बहन है। चूंकि आप जिन यू की बहन हैं, इसलिए यह मामला तब तक खत्म हो जाएगा जब तक आप मेरी बहन से माफ़ी मांग लें। क्योंकि जिन शियाओनी जिन यू की बहन थी और चूंकि वह अपनी गलती स्वीकार करने में अच्छी थी, इसलिए जू नैनियन ने उसके लिए इसे कठिन नहीं बनाया। उसकी आवाज़ कोमल और मुलायम थी, हल्की हवा और रिमझिम बारिश की तरह, सुनने में सुखदायक और आराम और सुकून का एहसास कराने वाली। उन्होंने कहा, आखिरकार हम एक परिवार हैं। कोमल आवाज में डूबे हुए, जो परिचित लग रही थी, और उसका अंतिम वाक्य सुनकर जिन जियाओनी हैरान रह गए। एक परिवार, किसके साथ? उसकी अभी भी झुकते हुए जिन जियाओनी सीधे खड़े हो गए और उलझन में जू नैनियन को घूरने लगे। जिन जियाओनी ने अचानक पूछा, आप किसके साथ एक परिवार हैं? ये प्रश्न सुनने में थोड़ा असभ्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में जिन शियाओनी बहुत आश्चर्यचकित थे। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या गड़बड़ थी, जब तक कि उसकी बड़ी चचेरी बहन की अधीर आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह मेरी पत्नी है, तो आपको क्या लगता है कि वह किसके साथ एक परिवार है? जैसे ही उसने ये कहा, जिन यू ने हाथ बढ़ाया और जू नैनियन को कंधों से पकड़कर अपने पास खींच लिया। पत्नी, पत्नी, तुम, आप। जिन जियाओनी ने नाटकीय ढंग से जू नैनियन और फिर जिन यू की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहना चाहा कि आप मेरे चचेरे भाई की पत्नी हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हकलाते हुए कहा, आप मेरी पत्नी। जिन जियाओनी को रास्ते में जिन रुइबिंग द्वारा बेवजह वापस खींच लिया गया था। पूरे रास्ते वह जिन रुइबिंग से पूछती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बहुत गंभीर दिख रहा था। इससे जिन शियाओनी भी घबरा गए, उन्हें डर था कि कहीं कुछ बड़ा न हो गया हो। जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि वाकई कुछ बड़ी घटना घटी है। घर में प्रवेश किए बिना ही दरवाजे पर पहुंचते ही जिन शियाओनी ने अपने बड़े चचेरे भाई को लिविंग रूम के बीच में खड़े देखा, जो बहुत गंभीर दिख रहे थे। लंबा और टांगों वाला, कठोर चेहरे वाला, वह निश्चित रूप से उसका बड़ा चचेरा भाई था। इसके अलावा जिस तरह से उसने उसे देखा वह इतना ठंडा था कि जिन जियाओनी को लगा कि वह घुटने टेक दे और अपनी गलती स्वीकार कर ले, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। खैर, उसकी आंखों में वह भाव देखकर उसके घुटने कमजोर हो गए और वह घुटने टेकने को तैयार हो गई। यह एक सामान्य विपत्ति थी। परिवार के सभी युवा सदस्यों में से जिन रुयांग को छोड़कर, जो जिन यू से नहीं डरता था, बाकी सभी उसे देखकर डर जाते थे। इसमें कोई मदद नहीं थी, क्योंकि अनुशासित होने का इतिहास बहुत भयानक था। पूरे परिवार में ऐसा कहा जा सकता है कि जिन शियाओनी को सबसे अधिक डर जिस व्यक्ति से था, वह निश्चित रूप से उसके जैविक पिता नहीं, बल्कि जिन यू थे। जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक डरती थी, उसके द्वारा इतनी ठंडी निगाहों से घूरे जाने से जिन शियाओनी के सिर में सुन्नता छा गई। हे भगवान, उसे कौन बता सकता था कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसका चचेरा भाई इतना क्रोधित हो गया। यद्यपि उसका चचेरा भाई सामान्य दिनों में उनके साथ सख्त व्यवहार करता था, फिर भी वह कभी भी उनकी ओर इतनी ठंडी निगाह से नहीं देखता था। जब तक वह किसी पर ऐसी नज़र डालता था, उसे अच्छी तरह जानने वाले लोग समझ जाते थे कि कोई मुसीबत में है, और वह बदकिस्मत व्यक्ति संभवतः वही हो सकती है। जिन शियाओनी को मूर्खतापूर्वक प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर अंदर न आते हुए जिन यू ने भौहें चढ़ाईं। अंदर आएं। ठंडी आवाज केवल एक शब्द से जिन शियाओनी के पैर कमजोर हो गए। उसका पूर्वाभास संभवतः गलत नहीं था। हो सकता है कि उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा गया है। जिन रुइबिंग ने निर्दयतापूर्वक उसे पीछे से धक्का दिया, जिससे जिन शियाओनी लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिर पड़ी। जिन यू मुड़ा और जू नैनियन के बगल में वापस बैठ गया। जब तक वह बैठा नहीं था, तब तक जिन शियाओनी ने यह नहीं देखा कि उसके पीछे कोई और था, और वह एक महिला थी। जू नैनियन ने शांति से जिन जियाओनी का सामना किया। जू नैनियन को पहचानते ही जिन शियाओनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सहज रूप से कई कदम पीछे हट गईं। कांपते हुए उसने उसकी ओर इशारा किया, तुम। यह आप है। जिन जियाओनी को आज भी उस दिन जू नैनियन से पड़ा थप्पड़ अच्छी तरह याद है। वह डरकर कि कहीं वह पास आकर फिर से थप्पड़ न खा ले, पीछे हट गई। उस दिन जू नैनियन द्वारा प्रदर्शित क्रूरता ने उसे डरा दिया था।
जिन जियाओनी पीला पड़ गया। वह उसे कैसे ढूंढने में कामयाब रही, और वह ठीक उसी समय पहुंची जब उसका चचेरा भाई घर पर था। अचानक षड्यंत्रकारी जिन जियाओनी को डर लगा। उसने कहाँ से सीखा कि वह अपने ही चचेरे भाई से सबसे ज्यादा डरती थी? क्या उसने जानबूझकर अपने चचेरे भाई के वापस आने का इंतजार किया ताकि वह उसे मुसीबत में डाल सके? जिन जियाओनी डर के मारे कांपने लगी। जू नैनियन ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्या वह इतनी डरावनी थी? जू नैनियन को ये लड़की याद थी। उस दिन जिन 3 लोगों से उसका सामना हुआ उनमें से वह अकेली थी जिसने शर्म के कुछ लक्षण दिखाए, ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि सब कुछ उचित था। जू नैनियन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। वह आज यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आई थी। यह विशाल दृश्य जू नैनियन के लिए काफी असहज था। हालांकि जिन शियाओनी को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस पैर फैलाकर बैठे रहे। उनके चारों ओर एक उदासीनता का भाव था और उन्होंने आलस से पूछा, क्या मुझे आपको माफी मांगना सिखाने की जरूरत है? वह आवाज, वह लहजा, हालांकि यह बोलने का बिल्कुल सामान्य तरीका था। जिन जियाओनी को रोने का मन कर रहा था। चचेरी बहन, मैं गलत थी। उसने तुरंत उदास चेहरा बना लिया और उत्सुकता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस मामले में उसे अपनी गलती का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। जिनयू ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जिन जियाओनी ने तुरंत अपनी नज़रें जू नैनियन की ओर घुमाईं और तेजी से झुककर कहा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दें। जू नैनियन ने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़की इतनी जल्दी माफी मांग लेगी। उसने आश्चर्य से जिनयू की ओर देखा। वह देख सकती थी कि जिन शियाओनी जिनयू से बहुत डरती थी। जू नैनियन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह आदमी दूसरों के सामने कितना खूंखार होगा, जिसने अपने ही चचेरे भाई को उसे देखकर इतना भयभीत कर दिया। अपनी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से अपनी ओर निगाहें पाकर जिनयू तुरंत सीधा खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या उसके बैठने की मुद्रा में कोई कमी थी। जिनयू की बेवजह घबराहट भरी अभिव्यक्ति से जू नैनियन हंसी और आंसू के बीच फंस गया। बाकी सभी लोग उससे बहुत डरते थे और यहाँ वह उससे बहुत भयभीत दिख रहा था। क्या वह ये कह रहा था कि वह एक बाघिन थी? सौभाग्य से जू नैनियन ने अपना धैर्य बनाए रखा और मौके पर जोर से नहीं हंसी। उसने जिन शियाओनी से कहा, आपको जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं, मेरी बहन है। चूंकि आप जिनयू की बहन हैं, इसलिए यह मामला तब तक खत्म हो जाएगा जब तक आप मेरी बहन से माफी मांग लें। क्योंकि जिन शियाओनी जिनयू की बहन थी और चूंकि वह अपनी गलती स्वीकार करने में अच्छी थी, इसलिए जू नैनियन ने उसके लिए इसे कठिन नहीं बनाया। उसकी आवाज़ कोमल और मुलायम थी, हल्की हवा और रिमझिम बारिश की तरह, सुनने में सुखदायक और आराम और सुकून का एहसास कराने वाली। उन्होंने कहा, आखिरकार हम एक परिवार हैं। कोमल आवाज में डूबे हुए, जो परिचित लग रही थी, और उसका अंतिम वाक्य सुनकर जिन जियाओनी हैरान रह गए। एक परिवार, किसके साथ? उसकी अभी भी झुकते हुए जिन जियाओनी सीधे खड़े हो गए और उलझन में जू नैनियन को घूरने लगे। जिन जियाओनी ने अचानक पूछा, आप किसके साथ एक परिवार हैं? ये प्रश्न सुनने में थोड़ा असभ्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में जिन शियाओनी बहुत आश्चर्यचकित थे। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या गड़बड़ थी, जब तक कि उसकी बड़ी चचेरी बहन की अधीर आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह मेरी पत्नी है, तो आपको क्या लगता है कि वह किसके साथ एक परिवार है? जैसे ही उसने ये कहा, जिनयू ने हाथ बढ़ाया और जू नैनियन को कंधों से पकड़कर अपने पास खींच लिया। पत्नी, पत्नी, तुम, आप। जिन जियाओनी ने नाटकीय ढंग से जू नैनियन और फिर जिनयू की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहना चाहा कि आप मेरे चचेरे भाई की पत्नी हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हकलाते हुए कहा, आप मेरी पत्नी। कब से एक छोटी लड़की ने पत्नी के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की? जिन जियाओनी की ओर उनकी नज़रें लगातार अप्रसन्न होती गईं। जिनयू की अमित्र निगाहों को भांपते हुए जिन जियाओनी ने जू नैनियन को घूरते हुए आंखें फाड़े और अवाक होकर तेजी से पलकें झपकाईं। नहीं, ये वास्तव में उसके चचेरे भाई की पत्नी थी। हे भगवान, जिन शियाओनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ द्वेष रखती है, इसीलिए उसे इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। वह अपनी भाभी को औपचारिक रूप से पहचानने से पहले ही उन्हें नाराज करने में सफल हो गई। जिन जियाओनी की आंखें अनायास ही घूमने लगी, लगातार जू नैनियन से जिनयू और वापस घूम रही थीं। वह इस बात का सबूत ढूंढना चाहती थी कि वे पति पत्नी नहीं थे, लेकिन उसके चचेरे भाई ने अपना हाथ आराम से अपनी पत्नी के कंधे पर रखा हुआ था। जिन शियाओनी को यह अच्छी तरह पता था कि उसका चचेरा भाई किस तरह का व्यक्ति था। यदि उसके सामने खड़ी महिला उसकी पत्नी नहीं होती, तो वह इतनी आत्मीयता कैसे प्रदर्शित कर सकता था? सिस्टर फेफी उसे कई वर्षों से पसंद करती थी और उसके करीब जाने पर भी वह उसे मार डालने वाली नज़र से देखती थी। उसे तो ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे वह जिनयू द्वारा मार दी जाएगी।
जिन जियाओनी का अनुमान सही था, उसके माफ़ी मांगने के बाद जिन यू उसे बाहर आंगन में ले गया। उसके सिर के ऊपर पानी से भरा एक बेसिन है, वह एक पत्थर के स्टूल पर एक पैर पर संतुलन बनाए हुए है। जिन यू एक छोटी सी पेड़ की शाखा के साथ खड़ा था, हर बार जब वह चलती थी तो वह उस पर प्रहार करता था। उसने पैरों पर निशाना साधा। इस बार जिन यू बहुत कठोर था। जू नेनियन हवा में शाखा की सरसराहट सुन सकता था। वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपना सिर झुका लिया और जिन यू को खींचने के लिए आगे बढ़ी। वह पहले से ही जानती है कि वह गलत है, इसे अभी रोको। जू नेनियन को अपनी ओर से विनती करते हुए सुनकर जिन शियाओनी ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। ओह प्यारी भाभी। इस क्षण तक वह उस समय को भूल चुकी थी जब जू नेनियन के थप्पड़ से उसकी नाक से खून बहने लगा था। अब जो भी उसे चचेरे भाई के राक्षस से बचा सकता था, वह उसकी असली माँ थी। जिनयू ने भौहें उठाईं और कहा, मुझे लगता है उसने सिद्धांत रूप में गलतियां की हैं। माफ़ी मांगने के अलावा उसे वह सज़ा मिलनी ही चाहिए जिसकी वह हकदार है। ये जिन परिवार का नियम है। ये सुनकर जू नेनियन के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह अपनी ही बहन को सबक सिखा रहा था और एक भाभी होने के नाते उसका यह अधिकार नहीं था कि वह बीच में बोले। ये सुनकर जिन जियाओनी फूट फूट कर रोने लगी। उसका जीवन इतना दुखद क्यों था कि उसकी एक गलती के कारण उसे कई लोगों से सज़ा मिली। सज़ा का उद्देश्य उसे उसकी गलती का एहसास कराना था, है ना? वह पहले दिन से ही जानती थी कि वह गलत है, तो फिर उसे एक ही बात के लिए बार बार सज़ा क्यों मिल रही है? जब उसकी माँ वापस आई तो उसे सज़ा के तौर पर पूरी रात खड़ा रखा गया। जब उसका बड़ा भाई कल रात वापस आया तो उस बकवादी जिन रुइबिंग ने उसे इसके बारे में बताया। उसका आमतौर पर सौम्य और विद्वान भाई उसे कई घंटों तक खड़ा रखता था और पूरी रात उसे उपदेश देता था। जैसे ही उसने सोचा कि आज वह ताज़ी हवा में सांस ले सकेगी, वापस लौटने पर उसे उसके चचेरे भाई ने फिर से दंडित किया। उसके चचेरे भाई की सज़ा उसकी माँ या भाई की सज़ा से कहीं अधिक कठोर थी। सिर पर पानी से भरा बेसिन होने के कारण जिन शियाओनी की भुजाएं दर्द से कांप रही थीं, लेकिन वह एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किसी भी हरकत पर उसका चचेरा भाई बेरहमी से पेड़ की छोटी शाखा से उसके पैरों पर वार कर देता था। उस छोटी सी शाखा से मारा गया कोड़ा छड़ी से मारे जाने से कहीं अधिक दर्दनाक था। जिन जियाओनी को लगा कि अब तक उसकी पिंडलियां सूज गई होंगी। तुम्हारे पास रोने की भी हिम्मत है? दूसरों से चोरी करना तुम्हें किसने सिखाया? क्या आपको लगता है कि अमीर होना आपको बॉस बनाता है? जिन्यू के चिल्लाने पर जिन शियाओनी ने अनजाने में अपना मुंह सिकोड़ लिया और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए आंसू बहाए। वह जानती थी कि उसने गलती की है। इस तरह की कठिन परीक्षा के बाद जिन शियाओनी को लगा कि वह लगभग निर्जलित हो गई है, जो वास्तव में एक खूनी सबक था। जिन्यू ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, तो क्या तुम अब भी यूफेफी के साथ घूमोगी? तो मुद्दे की जड़ यही थी। इस समय जिन जियाओनी के लिए यूफेफी कौन थी? वह सरगना जिसके कारण उसे अपने पूरे परिवार द्वारा दंडित किया गया। वह चाहती थी कि वह तुरंत अपनी दोस्ती को त्याग दे और यूफेफी के साथ फिर कभी न खेलने का अपना संकल्प दिखाए। दरअसल इससे पहले जिन शियाओनी ने उस दिन की घटना पर कई बार पुनर्विचार किया था। जब उस दिन पोशाक की मालकिन ये कहते हुए वापस आई कि वह इसे नहीं बेचेगी, तो उस समय जिन शियाओनी की रुचि समाप्त हो गई थी। उसने यूफेफी के साथ जाने की योजना बनाई, लेकिन फेफी ने हठपूर्वक आग्रह किया कि पोशाक उसे ही बेची जाए। यदि वह इस पर लड़ना जारी नहीं रखती तो वह यूफेफी को खींचने के लिए आगे नहीं बढ़ती, जिसके परिणामस्वरूप ये गड़बड़ी हुई। उसने एक व्यक्ति को गिराकर उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई, हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि लड़की की चोटें कितनी गंभीर थीं। पिछले कुछ दिनों में येकिन ने उसे कई संभावित परिणामों के बारे में बताया। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर उस लड़की का चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया है तो यह उसकी ही गलती थी, भले ही उसका ऐसा कोई इरादा न रहा हो और वह केवल यूफेफी की सहयोगी हो। येकिन द्वारा स्थिति को इतनी गंभीरता से चित्रित करने के बाद जिन शियाओनी को बहुत पछतावा हुआ। जिनयू ने जो कहा उसे सुनकर वह जल्दी से बोली, अब और नहीं, अब और नहीं, मैं उसके साथ कभी नहीं घूमूंगी। ये सुनकर जिनयू ने अंततः उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने उसे फिर भी धूप में खड़ा रखा, एक पैर पर, और उसके सिर पर पानी से भरा कटोरा रखा हुआ था। इस बीच जिन रुइबिंग और जू कियांग एक तरफ खड़े होकर तमाशे का आनंद ले रहे थे, उनमें जरा भी सहानुभूति नहीं थी। आखिरकार उनमें से प्रत्येक को पहले भी जिनयू द्वारा इस तरह से दंडित किया गया था। उन्होंने कभी प्रतिरोध करने का साहस क्यों नहीं किया? क्या आप वास्तव में प्रतिरोध पर विचार कर रहे हैं? ताकत में भारी अंतर के कारण वे उसका विरोध कैसे कर सकते थे या उससे तर्क कैसे कर सकते थे? भूल जाए, उनका चचेरा भाई कभी भी तर्कशील नहीं था। वह ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि वह दुनिया का एकमात्र मुखिया हो। अवज्ञा का अर्थ था तब तक पीटा जाना जब तक आप समर्पण न कर दें। जिनयू जू नेनियन को घर में वापस ले आया और जिन रुइबिंग और जू कियांग भी उनके पीछे भागे।
जू नैनियन ने चिंतित होकर कई बार पीछे मुड़कर जिन यू से पूछा, क्या वह सचमुच ठीक हो जाएगी? आखिरकार वह एक लड़की है। इससे पहले कि जिन यू कुछ बोल पाता, जू कियांग ने जल्दी से उसे जवाब दिया, ये ठीक है, ये ठीक है, चचेरे भाई की पत्नी, चिंता मत करो। यद्यपि जिन जियाओनी एक लड़की है, लेकिन वह इस तरह की सज़ा की आदी है। कोई बड़ी बात नहीं, वह सख्त है। एक क्षण के लिए जू नैनियन के पास कहने को शब्द नहीं थे। जिन रुइबिंग अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल अकल्पनीय है? जू नैनियन उसके चचेरे भाई की पत्नी निकली, जिससे वह सचमुच आश्चर्य से अंधा हो गया। किसने सोचा होगा कि जू कियांग एक दिन वास्तव में एक सुंदरता को पहचान सकेगा? ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। जब जू कियांग ने पहले कहा था कि जू नैनियन एक खूबसूरत महिला थी, तो जिन रुइबिंग ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि जू कियांग का स्वाद वास्तव में संदिग्ध था। जिन लोगों को उन्होंने सुंदर कहा, उनमें से कई लोग सचमुच देखने में बहुत सुंदर थे। ऐसा नहीं था कि वह उन लोगों को नीची नज़र से देखता था जो आकर्षक नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि जू कियांग ने ऐसे दिखावे के लिए महान सुंदरता शब्द का प्रयोग किया था। हर बार जब वे स्वयं देखने गए तो उन्हें बहुत निराशा हुई। इस तीव्र विरोधाभास को देखते हुए एकमात्र उपयुक्त वर्णन आंखों में खटकने वाला था। समय के साथ जिन रुइबिंग और अन्य लोगों ने जू कियांग के सौंदर्य संबंधी निर्णय पर पूरी तरह से विश्वास खो दिया। जिन रुइबिंग की निगाहें लगातार अपनी पत्नी पर टिकी देखकर जिन यू ने भौहें चढ़ाईं और पीछे मुड़कर जिन रुइबिंग को घूरा। जिन रुइबिंग ने तुरंत डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। घर पर केवल 3 बच्चे होने के कारण जिन यू ने जिन रुइबिंग से पूछा, आपके माता पिता कहाँ गए हैं? और दादाजी? जिन यू द्वारा पूछे जाने पर जिन रुइबिंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि माँ और पिताजी कहाँ गए, दादाजी जू के घर गए थे। जिन यू जू नैनियन को बुजुर्गों से मिलवाने के लिए उसे घर वापस ले आया। चूंकि बुजुर्ग लोग आसपास नहीं थे, इसलिए जिन यू को अब और रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बीच वू लैन और जिन नानक्सी हाथ में हाथ डाले वापस लौट आए। ये देखकर जू कियांग मुस्कुराते हुए दौड़ी, माँ, चाची, भाई यू वापस आ गया है, और वह अपने साथ चचेरे भाई की पत्नी को भी लाया है। क्या नैनियन यहाँ है? अभी अभी वू लैन ने अपनी भाभी के साथ राजधानी शहर में जू नैनियन द्वारा खोले गए स्टोर पर जाने की योजना बनाई थी। उसने स्टोर मैनेजर से भी सहजता से पूछा कि क्या वह जू नैनियन को जानता है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्टोर मैनेजर ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि वह बॉस नहीं है, बल्कि उसका बॉस जू नैनियन है। वू लैन ने उस आदमी से ये भी पूछा कि जू नैनियन कहाँ है, और उस आदमी को भी नहीं पता था। वू लैन को अचानक ये पता चला कि उसकी बहू आ गई है, और वह उत्साहित होकर शू कियांग को धक्का देकर हंसते हुए अंदर भाग गई। वू लैन द्वारा धकेले जाने पर जू कियांग वहीं घूम गया, अभी भी लड़खड़ा रहा था। जिन नानक्सी, उसकी अपनी माँ, ने उसे एक बार फिर से एक तरफ धकेल दिया, और जू कियांग एक शीर्ष की तरह व्यवहार करते हुए एक और चक्र घुमाया। जू कियांग के चेहरे पर रोने की इच्छा थी, लेकिन आंसू नहीं थे। उसकी चाची इतनी उत्साहित हो गई कि वह भूल गई कि वह भी एक इंसान है, लेकिन उसकी अपनी माँ भी ऐसा ही करती थी। क्या वह अब उसका प्यारा बेटा होने के नाते अच्छा समय नहीं बिता सकता? इस ओर जू नैनियन को जिन नानक्सी और वू लैन से अतिरंजित स्वागत मिला। वू लैन जू नैनियन का हाथ पकड़े हुए उसके ऊपर झल्लाती रही, और वह उसे खींचना और जिन नानक्सी से शेखी बघारना नहीं भूली। देखो, यह मेरी बहू है, मैंने तुमसे कहा था कि वह सुंदर है ना? जिन नानक्सी मुस्कुराए और सिर हिलाया, सुंदर, सुंदर। मैंने इतनी आकर्षक लड़की कभी नहीं देखी। हमारी जियाओ जिन वास्तव में भाग्यशाली है। इस तरह से सीधे प्रशंसा पाकर जू नैनियन के गाल लाल हो गए। जू नैनियन को लगा कि उन्होंने गलत स्क्रिप्ट चुन ली है। ऐसा क्यों लगता है कि उसकी माँ, सास, दादी, दूसरे चाचा, पिता और छोटी चाची सभी उसके बारे में शेखी बघारना पसंद करते हैं। जू नैनियन को लगा कि अब वह सचमुच प्रियतम की उपाधि ले सकती है। जिन यू ने अपनी पत्नी को 2 बुजुर्ग महिलाओं द्वारा इधर उधर खींचते हुए देखा। जीभ चटकाते हुए उसने वू लैन और जिन नानक्सी से कहा, आराम से रहो, मेरी पत्नी को डराओ मत। सुनो, क्या ये शब्द किसी व्यक्ति को कहने चाहिए? वू लैन और जिन नानक्सी की नज़रों से ओझल एक कोने में जू नैनियन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कमर के अंदर जोर से चुटकी काटी। कठोर मांसपेशियों के कारण जू नैनियन को चुटकी काटने पर भी इसका एहसास नहीं हुआ। जिन यू की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और सोचने लगा कि उसने क्या गलत कहा। क्या वह उसकी मदद नहीं कर रहा था? जल्द ही जिन यू को 2 बड़ी महिलाओं से प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। दोनों ने तुरंत जू नैनियन को एक तरफ खींच लिया। जिन यू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वू लैन ने चलते हुए कहा, चलो चलो नैनियन, आपकी यंग आंटी ने आपको अभी तक आपका ग्रीटिंग उपहार नहीं दिया है, चलो इसे ले आते हैं। जिन यू ये सोचकर कि वे उसकी पत्नी को बेशर्मी से छीन लेंगे। ये बूढ़ी औरत और भी ज्यादा उग्र होती जा रही है।
जू नैनियन के चेहरे पर ऐसा भाव था कि वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। उसकी सास और युवा चाची बहुत उत्साहित थीं। इससे पहले उसने सोचा था कि चूंकि जिनयू का परिवार इतना समृद्ध था, वे कुछ हद तक घमंडी और मुखर हो सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे बहुत ही विनम्र और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले निकले। अत्यंत विनम्र, यहाँ तक कि बड़े होने पर भी वे श्रेष्ठता का दिखावा नहीं करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि टीवी नाटक भ्रामक थे, वास्तविक प्रतिष्ठित परिवार काफी विनम्र प्रतीत होते थे। आखिरकार ये जिन नानकसी की उससे पहली मुलाकात थी, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह पहले से ही उसे पसंद करने लगा हो। तारांकन। दूसरी ओर जुओकिंग को पता था कि जिन रुयांग वापस आ गया है, इसलिए वह उसे ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह एल्डर मास्टर जिन के साथ वापस आ गया था। इस समय वह जुवेंतियन के साथ शतरंज खेल रही थी। जुवेंतियन ने अपनी चाल चली और मुस्कुराते हुए कहा, किंग के शतरंज कौशल अधिक से अधिक उत्कृष्ट होते जा रहे हैं। गॉडफादर अब मुश्किल से ही आपके साथ रह पाएंगे। जुओकिंग ने जवाब में गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं गॉडफादर। मेरी शतरंज की कुशलता आपकी आधी भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना विनम्र होना बंद कर देना चाहिए। शतरंज का ये घटिया स्तर, मैं इसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप में अभी भी विनम्रता दिखाने का साहस है। बड़े मास्टर जिन प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए आगे बढ़े। जुवेंतियन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध और उनके बीच अक्सर होने वाली हंसी मजाक के कारण जुओकिंग को इसकी आदत हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और एल्डर मास्टर जिन का अभिवादन करने ही वाली थी कि तभी उसने बूढ़े व्यक्ति के पीछे जिन रुयांग को देखा। वह अब भी पहले जैसा ही था, सफ़ेद ट्रेंच कोट पहने, लंबा और दुबला, सौम्य और विद्वान भाव से उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। हवा और साफ चांदनी की तरह शुद्ध, धीरे से उसे पुकार रहा था, किंग, मैं वापस आ गया हूँ। आज भी वह सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थे। जुओकिंग जानता था कि वास्तव में उसे निकट दृष्टि दोष नहीं था, उसे तो बस चश्मा पहनना पसंद था। ये परिचित आवाज़ सुनकर जुओकिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामान्यतः शांत और विनम्र रहने वाली, वह अपना संयम खो बैठी। उसे अचंभित होकर घूरते रहे। जब भी जिन रुयांग प्रकट होता, जुओकिंग अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर पाती। ये जुवेंतियन की आवाज़ थी जिसने उसे होश में लाया। जुवेंतियन ने चिढ़ते हुए एल्डर मास्टर जिन से कहा, आप इसे देख नहीं सकते, फिर भी आप जो एक ही खेल में 3 चालें वापस ले लेते हैं, बोलने का साहस रखते हैं। एल्डर मास्टर जिन ने बिना किसी शिष्टाचार के उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा चुनता हूँ। तुम्हें मेरे साथ शतरंज खेलने के लिए किसने कहा? यदि आप मेरे साथ खेलते हैं तो आप मेरे नियमों का पालन करेंगे, और मेरा नियम यह है कि मैं जितनी चाहूँ उतनी चालें वापस ले सकता हूँ। इसलिए दोनों बुजुर्ग फिर से बहस करने लगे। जुओकिंग को होश आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना संयम वापस पाया। रुयांग, मैं वापस आ गई हूँ। उसकी कोमल आवाज़ उसके चेहरे को सहलाती हुई हल्की हवा की तरह थी, और उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जिन रुयांग पर केंद्रित हो रही थी, मानो उसकी नज़रों में वह अकेला ही था। जिन रुयांग ने हंसते हुए कहा, चूंकि आप यहाँ बहुत कम आते हैं, तो चलिए बाहर चलते हैं। ये पहली बार था जब जिन रुयांग ने उसे बाहर चलने के लिए कहा था। जुओकिंग का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और उसने लगभग सहजता से उत्तर दिया, ठीक है। जिन रुयांग ने कार रोकने से पहले उसे एक व्यस्त सड़क पर ले गया। जुओकिंग जिन रुयांग के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहती थी। उसे अपने गॉडफादर द्वारा पिछली बार कहे गए शब्द याद आ गए। जैसे ही जिन रुयांग कार से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक पुकारा, रुयांग, 1 मिनट रुको। इन शब्दों को बोलते ही जुओकिंग का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और वह इतनी घबरा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। जिन रुयांग ने उसकी ओर देखा, एक बार उसकी ओर देखा और फिर आधे खुले कार के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। संयोगवश उसे भी उससे कुछ कहना था। जुओकिंग ने साहस जुटाया और अपनी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर किसी को देखा। अचानक उसे बोलने में शर्म महसूस होने लगी। उसकी निगाहें देखकर जिन रुयांग ने अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा। जू सिसी हु यू के साथ उछलती हुई आ रही थी। उसके हाथ में काफ़ी चीज़ें थीं, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। जू सिसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, वह बस उसकी दिशा में बढ़ रही थी। जू सिसी को यहाँ देखकर जिन रुयांग ने आश्चर्य में अपनी बाहें उठाईं, और यह याद करते हुए कि जिन यू की पत्नी भी यहाँ थी, उन्होंने समझा कि यह संभवतः इसलिए था क्योंकि वह जू नैनियन का पीछा कर रही थी। किसी परिचित से मिलने का मतलब निश्चित रूप से उनका अभिवादन करना था। बिना एक पल की हिचकिचाहट के जिन रुयांग ने कार का दरवाजा खोला और जू सिसी की ओर चल दिया। जुओकिंग को पीछे भुलाकर जुओकिंग चुपचाप कार में बैठा रहा और जिन रुयांग को लड़की के पास आते हुए देखता रहा। भाई रुयांग जू सिसी जिन रुयांग को देखकर इतनी हैरान हुई कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। सौभाग्य से उसने मुखौटा पहना हुआ था।
जियो सिसी, जिन रुयांग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें राजधानी में क्या लाया है? जैसे ही उसने यह बात कही, जिन रुयांग को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर वह पहले से ही जानता था। इस तरह से जानबूझकर पूछना ऐसा नहीं लगता था कि वह इसमें अच्छा है, और यह एक ऐसा व्यवहार था जिससे वह घृणा करता था। जू सिसी ने कभी नहीं सोचा था कि सड़क पर एक सामान्य सैर के दौरान उसकी मुलाकात उस सुंदर बड़े भाई से हो जाएगी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। आश्चर्य से घिरी हुई, वह प्रतिक्रिया करना भूल गई और केवल जिन रुयांग को देखती रह गई, जिसके हाथ में आइस पॉप था। गर्म मौसम के कारण बर्फ से पानी की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। जिन रुयांग ने देखा, भौहें चढ़ाईं और अपनी जेब से एक गहरे नीले रंग का चौकोर स्कार्फ निकाला और उसे जू सिसी को देते हुए कहा, इसे पोंछ दो। उसकी आवाज़ कोमल और गर्म थी, कानों को सुकून देने वाली। जू सिसी तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई, अभी भी जिन रुयांग के अत्यधिक परिष्कृत और सुंदर चेहरे को घूर रही थी। उसके गाल एक पल में लाल हो गए और वह हकलाते हुए बोली, थैंक यू भाई रुयांग। जू सिसी ऐसी लड़की नहीं थी जो आसानी से शर्मा जाती थी, लेकिन जिन रुयांग की मधुर आवाज़ सुनना और उसका विद्वान जैसा सुंदर चेहरा देखना कुछ ऐसा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से उसने मास्क पहना हुआ था, अन्यथा यदि वह उसे लाल होते हुए देख लेता तो बहुत शर्मनाक होता। उसने तुरंत जिन रुयांग को जवाब दिया, मैं अपनी चचेरी बहन के साथ यहाँ आई हूँ, वह यहाँ एक व्यापारिक बैठक के लिए आई है। जिन रुयांग को जिन्यू द्वारा राजधानी में वापस खींच लिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जू नेनियन की यात्रा के बारे में पता था। इसीलिए उसे लगा कि उससे ये पूछना कि वह राजधानी में क्यों है, कुछ हद तक अनावश्यक था। सिसी को हंसना बहुत पसंद था और जिन रुयांग को देखकर उसकी मुस्कान और भी खिल जाती थी। उसकी बड़ी गुड़िया जैसी आंखें अर्धचंद्राकार हो जाती थीं, चमकदार और शरारती। जिन रुयांग उसका चेहरा देखे बिना ही बता सकता था कि वह मुस्कुरा रही है, और उस समय उसने देखा कि जू सिसी ने मुखौटा पहना हुआ था। जिन रुयांग मानो किसी राक्षस के कब्जे में हो, जू सिसी के चेहरे की ओर बढ़ा, एक ऐसी हरकत जिसके बारे में वह आमतौर पर कभी नहीं सोचता। वह उसका मुखौटा उतारना चाहता था, जो उसके जीवन में एक अकल्पनीय कार्य था। यद्यपि वह कुछ हद तक सज्जन व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने उचित शिष्टाचार बनाए रखा। वह कभी भी किसी का मुखौटा उतारने जैसा अशिष्ट कार्य नहीं करेगा, विशेषकर किसी लड़की का। जब तक जिन रुयांग को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, तब तक उसकी उंगलियां जू सिसी के मुखौटे के पट्टे पर फंस चुकी थीं। जू सिसी के चेहरे पर एक निशान था, और स्वाभाविक रूप से कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि जिस व्यक्ति को वह पसंद करती है, उसमें कोई खामी दिखे। इसलिए जब जिन रुयांग ने हाथ बढ़ाया तो उसने सहज ही अपना चेहरा ढक लिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट के भाव झलक रहे थे। जिन रुयांग को अचानक होश आया, उसे अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वह क्या कर रहा था? इतना अनुचित व्यवहार करना उसके स्वभाव के विपरीत था। युवा लड़की के चेहरे पर भयभीत भाव देखकर जिन रुयांग ने और अधिक गहरी भौहें चढ़ाईं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ़ करें। जू सिसी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, अभी भी अपना चेहरा ढांकते हुए, नहीं नहीं, यह आप नहीं हैं, भाई रुयांग। मैंने अति प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी स्पष्ट आवाज़ कानों को सुखद लगी। यद्यपि गलती उसकी थी, फिर भी सिसी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जिन रुयांग की निगाहें अनजाने में नर्म पड़ गईं। सिसी वास्तव में बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसका व्यवहार अत्यंत असभ्य था। इस बात पर बहस जारी रखने के बजाय कि गलती किसकी थी, जिन रुयांग ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सर्दी है? आप मास्क क्यों पहने हुए हैं? आह, ये। सिसी ने एक हाथ से अपना चेहरा सहलाया। उसकी आंखें हंसी से भरी हुई, गोल और चमकदार थीं। मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे चोट लगी है, टांके लगे हैं और मेरे चेहरे पर निशान है। मुझे लगता है कि यह समय के साथ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी मास्क से ढक रहा हूँ। सिसी नहीं चाहती थी कि जिन रुयांग उसकी चोट देखे, लेकिन उससे इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर निशान धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया कि उसका चेहरा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि ये सुनकर जिन रुयांग की भावनाएं अचानक बदल गईं। घायल, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, उसके हाथ ने तेजी से जू सिसी का मुखौटा उठा लिया। उसकी आवाज़ में आग्रह भरा स्वर था, मुझे देखने दो। जू सिसी को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसका मुखौटा उतार देगा और वह अचंभित रह गई। इस प्रकार उसका घायल चेहरा जिन रुयांग के सामने आ गया। भयभीत होकर उसने जिन रुयांग की ओर पीठ कर ली और अपने हाथों को उसके चेहरे पर दबाते हुए कहा, भाई रुयांग, मत देखो। स्पष्टतः जिन रुयांग ने न केवल इसे देखा था, बल्कि उन्होंने इसे बहुत करीब से और स्पष्ट रूप से देखा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर टांकों के निशानों की संख्या भी गिन ली गई। हालांकि निशान काफी हद तक धुंधला हो गया था, लेकिन वह अभी भी दिखाई दे रहा था। तुम्हें चोट कैसे लगी?
जिन रुयांग ने आगे बढ़कर जू सिसी के कंधों को खींचा और उसे अपना सामना करने के लिए मजबूर किया। उसकी भौहें कसी हुई थीं, होंठ एक दूसरे से सटे हुए थे तथा उसका चेहरा कठोर था तथा उसमें सामान्य सौम्यता और गर्मजोशी का पूर्ण अभाव था। जू सिसी हैरान रह गई, भाई रुयांग को क्या हो गया था? वह अचानक इतना उग्र क्यों हो गया था? उसके कठोर भाव से भयभीत होकर सिसी वहीं हक्की बक्की खड़ी रही, अपना चेहरा ढकना भूल गई। हुयू ने एक तरफ से दूसरी तरफ देखा, बहुत ही अनावश्यक महसूस करते हुए एक तरफ हटकर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उनके जाने पर जू सिसी या जिन रुयांग का ध्यान नहीं गया। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सिसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिन रुयांग अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया, जबकि जिन रुयांग सिसी के चेहरे पर निशान को गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चोट का दृश्य उसे इतना अप्रिय क्यों लग रहा था। विशिष्ट होने के अलावा उसके दिल में एक अवर्णनीय भारीपन गूंज रहा था। रुई, भाई रुयांग, जू सिसी ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वह अचानक इतना उग्र हो गया था और वह इससे बिल्कुल अपरिचित थी। जू सिसी की आंखों में डरपोक भाव देखकर जिन रुयांग एक बार फिर होश में आ गया। उसके साथ क्या गलत था? माहौल को हल्का करने के लिए जिन रुयांग ने अपने होठों को भींच लिया और हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये पूछना जारी नहीं रखा कि जू सिसी के चेहरे पर चोट कैसे लगी। जू सिसी के कान से मास्क उतरा हुआ और लटका हुआ देखकर जिन रुयांग ने उसे वापस पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। क्षमा मांगना। जिन रुयांग के कार से बाहर निकलने के बाद जुओ किंग अंदर बैठी थी, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी सारी हरकतें उसकी आंखों में समा गईं। जिस तरह से उसने बाहर लड़की के साथ व्यवहार किया, उससे जुओ किंग का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। रुयांग को ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय उसे हमेशा की तरह सज्जनतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देते हैं। जुओ किंग बचपन से ही जिन रुयांग को पसंद करती थी, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, तो वह कैसे नहीं जान सकती थी कि जिन रुयांग वास्तव में कैसा था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह हमेशा किसी भी महिला के सामने एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, जिससे जुओ किंग को विदेश जाने में इतनी आश्वस्ति महसूस होती थी। इसका मतलब था कि जिन रुयांग गंभीर नहीं था, लेकिन अब उसने एक अन्य लड़की के लिए अपने सपने के बिल्कुल विपरीत काम कर दिया था। एक महिला की अंतर्ज्ञान हमेशा तेज होती है, खासकर दिल के मामलों में। उसने बाहर खड़ी लड़की की ओर देखा। उसके घुटनों पर रखे हाथों ने सहज ही उसकी स्कर्ट के कपड़े को पकड़ लिया। क्या ये हो सकता है कि उसके गॉडफादर सही थे कि जिन वर्षों में वह चली गई थी, रुयांग को पहले से ही एक अन्य लड़की पसंद आ गई थी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसे अभी तक मौका भी नहीं मिला था। उसे तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? रुयांग, तुम उसके प्यार में नहीं पड़े, है ना? कार में बैठे हुए जुओ किंग ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, अपने निचले होंठ को काटते हुए खुद से बुदबुदाया। जब जुओ किंग को होश आया तो जिन रुयांग पहले ही जू सिसी को कार में ले जा चुका था। उन्होंने स्वयं जू सिसी के लिए कार का पिछला दरवाजा खोला। जू सिसी को विशेष रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई रुयांग ने कहा कि वह उसे घर ले जाएंगे। भले ही वह शर्मिंदा थी, लेकिन जू सिसी जिन रुयांग को अस्वीकार कैसे कर सकती थी? बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वह जिन रुयांग के लिए तुरंत सहमत हो गई। जू सिसी के अलावा हुयू भी कार में बैठ गई, अपनी आंखें बंद रखने की कोशिश करते हुए खुद से कह रही थी कि वह सिर्फ हवा है, दूसरों के रास्ते में ना आए। कार में बैठते ही जू सिसी को एहसास हुआ कि वहां एक और व्यक्ति भी है, एक बहुत ही सज्जन महिला। जुओ किंग एक ऐसी महिला थी जिसे पहली नज़र में लोग बहुत ही उत्साही और अच्छे संस्कारों वाली पाएंगे। उनकी उपस्थिति सुरुचिपूर्ण और स्वच्छ थी, जिससे अन्य लोग बहुत सहज महसूस करते थे। जू सिसी के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। यात्री सीट पर जुओ किंग को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह और जिन रुयांग अकेले बाहर आए थे। एक निश्चित संभावना के बारे में सोचते हुए जू सिसी को घुटन महसूस हुई और अपनी भावनाओं को छिपाने में सक्षम न होने के कारण उसने तुरंत नीचे देखा। जुओ किंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। जिन रुयांग के सामने अपराध स्वीकार करने को लेकर शुरू में जो सुखद उत्साह था वह खत्म हो गया। हालांकि जिन रुयांग ने कार में अजीब माहौल पर ध्यान नहीं दिया और फिर भी मुस्कुराते हुए जू सिसी से पूछा, जियो सिसी, आप अब कहाँ रहते हैं? मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जू सिसी, जो नीचे देख रही थी, ने तुरंत अपना सिर उठाया और एक पता बताया। विशिष्ट पता प्राप्त करने के बाद जिन रुयांग गंतव्य की ओर चला गया। कुछ देर बाद ही जिन रुयांग ने देखा कि जू सिसी, जो आमतौर पर बातूनी और चहकती रहती थी, चुप हो गई थी। उसने पुकारा, जियो सिसी। उसने अपनी बड़ी आंखें खोलीं और जिन रुयांग के सिर के पीछे देखा। भाई रुयांग, यह क्या है? जिन रुयांग के पास कहने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। उसने उसे अचानक फ़ोन किया क्योंकि उसे लगा कि उसका मूड कुछ गड़बड़ है।
जब उसने उसे बदले में पूछते सुना तो जिन रुयांग कुछ क्षण के लिए शब्द नहीं खोज पाया। वह बस उसे फोन करना चाहता था, कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। कुछ नहीं, उसने भौहें चढ़ाईं। जुओ किंग ने अपना सिर घुमाया और जिन रुयांग की ओर देखा, उसकी निगाहें समझ से परे थीं। जिन रुयांग, जो हमेशा संवेदनशील था, ने महसूस किया कि जुओ किंग उसे देख रही थी और उसने अपना सिर घुमाया, मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? किंग किंग। जुओ किंग ने अपने होंठ भींचे, अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, ये कुछ भी नहीं है। पीछे बैठे जू सिसी ने जिन रुयांग और उसके साथी को स्नेह भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए देखा। जू सिसी की नज़र में जुओ किंग अनिवार्य रूप से जिन रुयांग की साथी बन गई थी और उसका चेहरा उदासी से भर गया। सांस, भाई रुयांग का पहले से ही एक साथी है। वह अब उसे पसंद नहीं कर सकती थी और वह दुखी महसूस कर रही थी। हुयू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी नज़र सामने खड़े दोनों लोगों पर पड़ी और फिर भौहें सिकोड़े हुए जू सिसी पर जा टिकी। कितना घटिया आदमी था, कितना कपटी घटिया। कार में बैठी तीनों महिलाओं के विचार अलग अलग थे। केवल जिन रुयांग ही काफ़ी उदासीन था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि कार में बैठी प्रत्येक महिला ने उसे अलग अलग नाम दिया था। हुयू का लेबल, बदमाश। जू सिसी, रुयांग एक साथी के साथ। जुओ क्विंग, रुयांग किसी को ध्यान में रखते हुए। जिन रुयांग के विचार में वह जुओ किंग को अपना विश्वासपात्र मानते थे और जू सिसी को बस एक युवा लड़की। जहां तक ठंडी सुंदरी हुयू की बात है, जिन रुयांग को नहीं पता था कि वह मोहित हो गया है या नहीं, लेकिन जू सिसी की चोट उसके दिमाग में थी, इसलिए उसे सुंदरी के साथ छेड़खानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर जहर भर गया है और उसने निर्णय लिया कि उसे अपनी शैली के अनुरूप कुछ समय के लिए उस सुंदरी के साथ इश्कबाजी करनी चाहिए। वे जल्द ही उस होटल में पहुंच गए जहां जू सिसी और उसके साथी ठहरे हुए थे। जिन रुयांग कार से बाहर निकले और शिष्टतापूर्वक उसके लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वह वाहन से बाहर निकला, उसका सफ़ेद कोट हवा में लहराने लगा। बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपना चश्मा भी उतारकर कार में रख दिया। जुओ किंग की भावनाएं कुछ हद तक विचलित थीं। वह जिन रुयांग को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और आज उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से गलत था और यह सब पीछे की सीट पर बैठी उस लड़की की वजह से था। क्या वह एक कदम बहुत देर से आई थी? जिन रुयांग जू सिसी को प्रवेश द्वार तक ले गया। उसकी लंबी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि धूप थोड़ी चकाचौंध कर रही थी, जो उसके चेहरे पर सफ़ेद मास्क के कारण और भी अधिक चमकदार हो गई थी। भाई रुयांग, मैं अब वापस जा रहा हूँ। आपको मुझे अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जू सिसी ने मुड़कर जिन रुयांग से प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर बहन के कारण जिन रुयांग का मूड खराब हो गया था। थोड़ी देर बाद वह ठीक हो गया। खैर, भले ही कोई सुंदर बहन न हो, वह और भाई रुयांग कभी संभव नहीं थे, इसलिए ऐसे व्यर्थ सपने न देखना ही बेहतर था। जिन रुयांग ने चलना बंद कर दिया। उसके थोड़े लंबे बाल उसके माथे पर गिर रहे थे, जिससे उसकी आंखों की भावनाएं छिप गईं। उसका इरादा उसे ऊपर तक ले जाने का था, लेकिन अंततः वह वहीं रुक गया। युवा लड़की की उज्ज्वल मुस्कान को देखकर जिन रुयांग ने धीरे से हंसते हुए उसके बालों को बिखराने के लिए हाथ बढ़ाया। तो मैं वापस चलूंगा। ठीक है, अलविदा। जू सिसी वहीं खड़ी होकर जिन रुयांग को हाथ हिला रही थी और उसने कार में जुओ किंग से भी कहा, सुंदर बहन, तुम्हें भी अलविदा। जुओ किंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जिन रुयांग ने जू सिसी के साथ विशेष व्यवहार किया है और उसकी भावनाएं कुछ अस्थिर थीं। लेकिन उस मीठी हंसी को सुनकर उसने विनम्रता से उसकी ओर सिर हिलाया, अलविदा। जू सिसी और हुयू होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जिन रुयांग को जाते हुए देख रहे थे। जब काली सेडान कार दूर जाकर गायब हो गई, तभी वे मुड़े और होटल की ओर चल पड़े। हुयू अपने हाथों को कमर पर रखे खड़ी थी और जू सिसी की ओर देख रही थी। उसे गायब होती कार को ध्यान से घूरते देख हुयू ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसे व्यभिचारी आदमी में पसंद करने लायक क्या है? हो, जू सिसी चौंक गई और उसने अपनी छाती पकड़ ली और आश्चर्य से हुयू को देखा। तुमने देखा? जू सिसी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हुयू को जिन रुयांग के प्रति उसके स्नेह का एहसास हो गया था। हालांकि हुयू ने उसके उत्तर को इस बात की स्वीकृति के रूप में समझा कि वह जानती थी कि जिन रुयांग एक महिला प्रेमी व्यक्ति है और इसी कारण वह उसे पसंद करती थी। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह विचार बहुत डरावना है। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर जू सिसी को यह समझने में एक अच्छा क्षण लगा कि हुयू ने जिन रुयांग को एक फ्लर्ट के रूप में लेबल किया था। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई रुयांग कोई व्यभिचारी नहीं है। हुयू ने जू सिसी को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। जू सिसी ने झुंझलाहट में अपने माथे पर थप्पड़ मारा। हुयू, अपनी अभद्र टिप्पणी बंद करो। भाई रुयांग कोई महिला प्रेमी नहीं है और मैं न तो 3 हूँ और न ही 4 हूँ। हुयू, ओह, तो आप एक हैं। जू सिसी। संचार पूरी तरह से निरर्थक था। काश भाई रुयांग द्वारा उसका पीछा किया जा सकता। हे, बहुत बुरा हुआ। भाई रुयांग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। इतना घमंडी और सुंदर आदमी उसके साथ छेड़खानी कैसे कर सकता है?
इसके अलावा क्या आपने यह नहीं देखा कि कार में एक और महिला भी थी जो उससे अच्छी तरह मेल खाती थी? जू सिसी एक आशावादी व्यक्ति थे। उसने जिन रुयांग को अपने दिल में एक ऊंचे स्थान पर रखा था, बस थोड़ी सी कल्पना के साथ। अपनी कार में एक अन्य महिला को देखकर वह अवश्य ही परेशान हो गई, लेकिन उसे स्वयं ठीक होने में अधिक समय नहीं लगा। आखिरकार हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। यदि भाई रुयांग को कोई मिल गया है तो शायद अगले ही पल वह उससे भी अधिक सुंदर बड़े भाई से मिल सकती है। तारांकन। जू सिसी को होटल में छोड़ने के बाद जिन रुयांग उस स्थान पर वापस चला गया जहां वह और जू जुओकिंग पहले रुके थे। किंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कार पार्क की और जुओकिंग की ओर मुड़कर अत्यंत गंभीरता से बोला। यदि जू सिसी अचानक प्रकट न होती तो जिन रुयांग जो कहना चाहता था वह बहुत पहले ही कह चुका होता। जुओकिंग के विचार बहुत दूर जा रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर ही वह वास्तविकता में वापस आए। वह चुपचाप उसे देखती रही। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जुओकिंग ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जू सिसी की उपस्थिति ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया था। उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करने को लेकर जो घबराहट और उत्साह उसने महसूस किया था वह धीरे धीरे खटा होता गया। वह अभी भी जिन रुयांग को बताना चाहती थी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन अब उसमें पहले जैसा साहस नहीं था और वह निर्णायक हो गई थी। वह जानती थी कि जिन रुयांग निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर देगा। यदि यह पहले हुआ होता तो उसके स्वीकार करने की 50% संभावना होती, लेकिन अब उसके पास 1% भी नहीं बचा। जिन रुयांग चुप रहा, उसकी लंबी बाहें स्टीयरिंग व्हील पर टिकी हुई थीं। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया। वह अपने दादा के साथ यहाँ विशेष रूप से जुओकिंग से स्पष्ट रूप से बात करने के लिए आया था, इसीलिए वह उसे बाहर ले गया। जुओकिंग के कांपते होठों को देखकर जिन रुयांग ने अपना माथा रगड़ा। मुझे पहले जाने दो। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। जैसे कि उकसाया गया हो, जुओकिंग ने तुरंत ऊंची आवाज में जवाब दिया। अपनी तीखी आवाज सुनने के बाद जुओकिंग के अगले शब्द उसकी स्वाभाविक आवाज में लौट आए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, रुयांग। जुओकिंग एक ऐसी महिला थी जिसका बाहरी रूप कोमल और आंतरिक रूप मजबूत था। एक बार जब वह मन बना लेती थी तो उसे पूरा करके ही रहती थी। कोई लंबा चौड़ा भाषण या भावनात्मक स्वीकारोक्ति नहीं, सिर्फ 4 सरल और सीधे शब्द। मुझे आप पसंद हो। उन 4 सरल शब्दों में वे सभी भावनाएं समाहित थीं जो जुओकिंग के मन में उसके लिए उस समय से थी जब वह उन्हें ठीक से नहीं बता पा रही थी। वह स्थिरता से उसकी ओर देख रही थी। घबराहट और भावनात्मक उथल-पुथल के कारण उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं, क्योंकि वह जानती थी कि जिन रुयांग का जवाब उसकी उम्मीदों से अधिक नहीं होगा। उस समय जुओकिंग को विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी थी कि वह जिन रुयांग को कितनी अच्छी तरह समझती थी। यदि वह उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी तो वह अपने प्यार को कबूल करने से पहले ही उसकी भावनाओं की स्पष्ट प्रकृति का विश्लेषण कैसे कर सकती थी। जिस तरह जुओकिंग ने जिन रुयांग को समझा, उसी तरह जिन रुयांग ने भी जुओकिंग को समझा। लेकिन जुओकिंग का उसके प्रति स्नेह बहुत गहरा था। पहली बार जिन रुयांग को जुओकिंग की भावनाओं का एहसास उस दिन हुआ जब वह विदेश जाने के लिए रवाना हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी भावनाएं अलग थीं। वे दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। अतीत में यू फेइफी और जुओकिंग उनके और जिन यू के साथ छोटे साथी थे। हालांकि जुओकिंग का उसके साथ संबंध जिन यू और यू फेइफी से अलग था। जिन यू को यह नापसंद था कि यू फेइफी उनके पीछे पीछे घूमती रहे, क्योंकि वे दोनों युवा थे। लेकिन वह और जुओकिंग बहुत अच्छे दोस्त थे। जुओकिंग उसे बहुत अच्छी तरह से समझती थी, उसके साथ कई विषयों पर चर्चा कर सकती थी और वह उसके प्रति बहुत दयालु भी थी। वह हमेशा जुओकिंग को अपना विश्वासपात्र मानता था और उसकी भावनाओं के बारे में जानने से पहले ही वह अपने मन की लगभग हर बात उसके साथ साझा कर लेता था। उस समय जुओकिंग उसके बगल में कोमलता के साथ सुनता था। सुनने के बाद वह उसे उचित सलाह देती, जिससे वह अपना निर्णय स्वयं ले सके और उसे जबरदस्ती यह न बताए कि उसे क्या करना है। जब वह उलझन में होता था तो वह उसे किसी स्थिति के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करने में भी मदद करती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे, इसलिए उसने हमेशा जुओकिंग को एक बहन, एक विश्वासपात्र के रूप में देखा था और कभी किसी अन्य भावना की कल्पना नहीं की थी। जुओकिंग के विदेश जाने से पहले उसकी अनिच्छा और उसके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के कारण उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसके प्रति उसकी भावनाओं से भिन्न थीं। लेकिन जब से जुओकिंग विदेश गए हैं, जिन रुयांग ने इस मामले को एक तरफ धकेल दिया है। उसने सोचा कि शायद समय बीतने के साथ जुओकिंग उसे बिना कुछ कहे खुद ही भूल जाएगी। कल ही की बात है जब वह वापस लौटा और एल्डर मास्टर जिन ने उसे बताया कि दादाजी जू ने सुझाव दिया था कि वह और जुओकिंग शादी पर विचार कर सकते हैं, और जुओकिंग ने देश लौटने से पहले ही ये पूछना शुरू कर दिया था कि क्या वह किसी को देख रहा है। तब जिन रुयांग को एहसास हुआ कि जुओकिंग उसे भूली नहीं थी। आज उसने जुओकिंग से मिलने का कार्यक्रम इसलिए बनाया था ताकि उसे सारी बातें स्पष्ट कर सकें।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी भावनाएं पहले प्रकट करेगी। जिन रुयांग ने जुओ किंग को एक बहन, एक विश्वासपात्र के रूप में देखा और उसकी व्यथित अभिव्यक्ति को देखकर उसने सोचा कि शायद उसने अनुमान लगा लिया है कि वह उसे अस्वीकार करने वाला है। इस समय वह अपनी नाजुक बहन को गले लगाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक आलिंगन उसके हृदय की गहराई से आशा जगा सकता है। उसने वास्तव में इस पर विचार किया था, चूंकि उसके पास कोई ऐसी महिला नहीं थी जिससे वह प्यार करता था, तो क्यों न वह जुओ किंग से शादी कर ले। लेकिन गहराई से सोचने पर यह न केवल उसके प्रति गैर जिम्मेदाराना था, बल्कि यह जुओ किंग के जीवन के प्रति भी गैर जिम्मेदाराना था। वह ऐसा नहीं चाहता था। जिन रुयांग के लिए किसी महिला के सामने अपना चश्मा उतारना दुर्लभ था, और आज उन्होंने इसे 2 बार उतार दिया था। उसने जुओ किंग को गंभीरता से देखा और उसे शांति और तर्कसंगत तरीके से जवाब दिया, मुझे खेद है, मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। अपेक्षित उत्तर सुनकर जुओ किंग का दिल उछल पड़ा और उसकी पुष्टि की गई प्रतिक्रिया सुनकर उसका दिल बेकाबू होकर सिकुड़ गया। क्या यह अभी उस लड़की की वजह से है? उसकी पलकें, जो तितली के पंखों की तरह मुड़ी हुई थीं, हल्के से कांप उठी जब जुओ किंग ने धीरे से पूछा। जिन रुयांग ने सोचा, कौन सी लड़की? अभी 2 थे। एक तो उसके प्रकार का प्रतीत हुआ, दूसरा निश्चित रूप से नहीं। लेकिन दोनों में से कोई भी कारण नहीं था कि वह जुओ किंग को अस्वीकार कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, ये किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसकी कोमल आवाज़ अभी भी गर्म थी, लेकिन जुओ किंग को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, क्या आप समझते हैं किंग, आज तक मैं ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि क्या हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। यह आपके लिए बहुत क्रूरता होगी, जब तक कि एक दिन आप मुझसे प्यार करना बंद न कर दें, जिन रुयांग ने गंभीरता से कहा। फिर उसने जुओ किंग की ओर देखा, जिसके आंसू पहले से ही चुपचाप गिर रहे थे। जिन रुयांग ने उसे एक टिश्यू दिया, आज के बाद हम कभी भी अकेले में नहीं मिलेंगे। जुओ किंग की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका दिल सुन्न होने की हद तक दुख रहा था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए टिश्यू पेपर ले लिया जो उसने उसे दिया था। उसने उस महिला को अपना रुमाल दे दिया था, जिसे उसने अपने पास रख लिया था। रुयांग, क्या तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते? उसने धीरे से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, अगर हम प्रेमी नहीं बन सकते तो चलो दोस्त बने रहें, है ना? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे दोस्त का दर्जा भी नहीं देना चाहते? मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी विश्वासपात्र, मेरी दोस्त और मेरी बहन रहोगी, लेकिन जब तक तुम मेरे लिए अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ दोगी, मुझे लगता है कि मैं उस तरह की निकटता बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं हूं जो एक विश्वासपात्र के पास हो सकती है। क्षमा करें। जुओ किंग ने आंसू रोके और अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान ला दी। जिन रुयांग के इरादे को समझते हुए उसने धीरे से कहा, सज्जन जिन रुयांग कभी किसी लड़की को रुलाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, है ना? जिन रुयांग भी मुस्कुराया, लेकिन आप जानते हैं कि वह मैं नहीं हूं। इन शब्दों के साथ जिन रुयांग ने जुओ किंग को जू परिवार के पास वापस ले लिया। संयोगवश एल्डर मास्टर जिन भी घर लौटने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ने का अवसर लिया। जिन रुयांग के चले जाने के बाद जुओ किंग की मजबूरी भरी मुस्कान अंततः बेचैनी में बदल गई। वह अब भी वैसा ही था, कभी कोई मौका नहीं देना। अतीत से लेकर वर्तमान तक जो महिलाएं उसके रूप पर मोहित थीं, उनके प्रति वह असाधारण रूप से सौम्य था और उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। जो लोग उसे अपना सच्चा दिल देते थे, उन्हें वह स्पष्ट रूप से दूरी बनाए रखने को कहते थे। शायद इसी कारण से उसके अपराध स्वीकार करने में इतनी देरी हुई थी, क्योंकि वह उससे दूर नहीं होना चाहती थी, जरा भी नहीं।